Supreme Court will take a favorable decision in our favor. And the timing of the notification also is something that would have a political impact, you think, on the forthcoming elections? Of course, the government had waited deliberately for 4 long years after passing this unconstitutional law with the brute majority in the parliament. And keeping in mind the Lok Sabha elections, the government took the decision a few days before the dates of the Lok Sabha general elections have to be announced. सर आपने अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट को? तो हमने सुप्रीम कोर्ट को पहले ही हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में है। उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के काउंसिल ने कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रूल्स नहीं बनाए हैं, तो इसलिए अभी इस पर कोई बहस करना बहुत जल्दी होगा। अब जबकि मोदी हुकूमत ने CAA के रूल्स बना दिए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जाना एक अर्जेंसी है, वक्त का अहम तकाजा है, क्योंकि अगर ये सरकार सिटीजनशिप देना शुरू कर दे एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर जिसको एक रिलीजन के ऊपर बनाया गया है, तो इससे नुकसान हो सकता है। नुकसान ये है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक NRC आसाम में हुआ जिसमें 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए, उसमें से करीब 1 लाख के करीब मुसलमान हैं, बाकी नॉन मुस्लिम्स हैं। अगर आप इस लॉ के उस रूल्स के तहत उन तमाम लोगों को दे देंगे सिटीजनशिप जिनका रिलीजन इस्लाम नहीं है, तो ये बड़ा ही नाइंसाफी होगी उन लोगों के लिए, उन मुसलमानों के लिए जिनका नाम नहीं आया। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1960s या 70s में एक जजमेंट में कहा था कि अगर कोई एल्योरमेंट आप देते हैं किसी को अपना रिलीजन बदलने के लिए, तो वो भी एक क्राइम है। अब ये सरकार ये कह रही है कि अगर आपका रिलीजन इस्लाम है या आप मुसलमान हैं तो आपको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी, अगर आपका रिलीजन इससे हटकर होगा तो हम दे देंगे। तो ये भी एक किस्म का एल्योरमेंट है। इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं और सुप्रीम कोर्ट से हमारे फाजिल वकील जनाब निजाम पाशा साहब हैं और हमको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर देखेगा। अब देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। सर, आपने जैसे जैसे लागू हुआ तो आपने कहा कि चुनावी फायदा लेने के लिए चुनाव जस्ट आने वाला है, उससे पहले क्या ये आप पे अप्लाई नहीं होता कि आप भी जो डॉक्यूमेंट आपने शो किया और सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच हुए, आज अभी इस वक्त अनाउंसमेंट हो रहा है, चुनाव का ऐलान हो रहा है, उसके ठीक उसी दिन आप भी कर रहे हैं, तो क्या आप भी पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैं एक पॉलिटिशियन हूं, मैं कोई फिलोसोफर नहीं हूं, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि यह कानून पास हुआ था 2019 में। रूलिंग पार्टी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की सरकार ने इसको पास किया, तो वो लोग इसको दबा के रखे अपने पास, अपने बगल में दबा के रखे, और जैसे ही उनको मालूम था कि 1 हफ्ते के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा के चुनाव की डेट्स अनाउंस करेगा, उन्होंने रात में ये रूल्स का ऐलान कर दिया। जब सरकार चुनाव को सामने रखकर फैसला ले रही है, तो ये बहुत गलत बात है कि आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहा हूं। जब कोई रूल्स बनाती है सरकार तो मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा ना। मैंने तो उस कानून को लोकसभा में इस बिल को फाड़ा था, जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल काला कानून कहा था, और इस बिल के जरिए, इस कानून के जरिए सरकार मुसलमानों को खास तौर से और गरीबों को स्टेटलेस बनाना चाहती है, और इस कानून को आपको NRC NPR से जोड़ के देखना है। तो सियासत तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और इस तरह का कानून बनाकर। हाँ, आप झूठ फैला रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, आप डर पैदा कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो आप बात बोल रहे हैं वो प्रोविजन CA के जो नोटिफिकेशन है, जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन उसमें नहीं है। उनका आरोप है कि आप जानबूझकर राजनीतिक फायदे मैं एक ही बात कह दी अमित शाह और नरेंद्र मोदी। क्या अमित शाह ने पार्लियामेंट में मेरा नाम लेकर नहीं कहा था
कि देश में एनआरसी एनपीआर भी होगा। आपके कई टीवी चैनलों पर अमित शाह ने कहा था कि क्रोनोलॉजी समझिए, एनपीआर एनआरसी होगा। क्या बीजेपी ये कह दे कि आसाम में जो 19 लाख लोगों के नाम सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एनआरसी जो हुआ था, जिसमें 1600 करोड़ रुपए खर्चा किए गए और 50 लोगों ने सुसाइड कर लिया, उसमें हेमंत बिस्व शर्मा जो मुख्यमंत्रियों कह रहे हैं, वो कह चुके हैं कि जो नॉन मुस्लिम है उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। मुसलमान क्या करेगा? वो एक खौफ का माहौल पैदा कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूं। पहले तो सिटीजनशिप का कानून आप मजहब की बुनियाद पर क्यों बनाया? आपने बनाया इसको, गलती आपने की, जो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है भारत के संविधान के, तो वो कर रहे हैं सब चीजें। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लेकर आपका आवाज उठा रहे हैं, तो इस इलेक्शन में जिस प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इशू उठा है, तो किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा? जो अपने आप को खरीदार के सामने बेच दिए, जो बिक गए, जिन्होंने बड़ी बोली लगाकर वो खरीद लिया, तो वो उनको फायदा हो रहा है ना भाई। 6000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स नरेंद्र मोदी की पार्टी को मिले हैं। 1500 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स ममता बनर्जी की पार्टी को मिले हैं और 1300 कितने सेकंड नंबर पर बीआरएस को मिले हैं 1300 करोड़, सॉरी कांग्रेस को मिले हैं 1300 करोड़, फिर 1100 करोड़ बीआरएस को मिले हैं, फिर आरजेडी को 70 करोड़, एआईएडीएमके डीएमके सब है। तो इस हमाम में सब नंगे हैं। एमआईएम को भी मिले हैं? नहीं मिले हैं ना भाई। अगर मिले होते तो फिर बी टीम का आपने हमको तमगा लगा दिया, इन तमाम पार्टियों ने मिलकर इन तमाम ने हमको बी टीम बना दिया और नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवादियों का साथ देता है। तो मैं ये सोच रहा हूं कि आप तमाम को साथ लेकर, क्योंकि 80% बॉन्ड हैदराबाद में बने, मैं ये सोच रहा हूं कि एक प्ले कार्ड लेकर इन तमाम कंपनी सामने जाकर खड़े हो जाऊं, पूछूं कि भाई मैंने क्या जुर्म किया था, आप मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं? हैदराबाद का तो मैं ही हूं, आप सबको दे रहे हैं। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो बनाया गया है, इसमें आपको इलेक्टोरल बॉन्ड तो ऐसा नहीं था ना कि बाज लोग जो है ना क्या बोलते हिंदी का, पुण्य का काम, पुनियों का काम करते हैं, सदका करते हैं उर्दू में बोलते। मैं, मेरी अम्मा मर गई, मेरा बाप मर गया, मेरे दादा मर गए, चलो 100 लोगों को खाना खिला दो। तो ये लोग तो फ्री लंच नहीं दे रहे हैं ना आपको। अगर कोई लॉटरी वाला 1200 करोड़ दे रहा है तो उसकी लॉटरी उड़ गई, समझे आप, क्योंकि वो दिया है। अगर कोई फार्मेसी कंपनी वाले 550 करोड़ रुपए दिए हैं तो सबको दवा लगाएंगे। अगर कोई इंफ्रा कंपनी वाला 1800 करोड़ दे रहा है तो भाई वो तो और प्रोजेक्ट लेगा। फ्री लंच तो है ही नहीं ना कोई भी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। वोटर्स के दिमाग में क्या ये बात रहेगी, वोटर्स के दिमाग में ये बात रहेगी कि जैसे वोटर्स के दिमाग में बात डालना पड़ेगा कि भैया आपके पैसे आप ही से लेकर पॉलिटिकल पार्टीज को दिए जा रहे हैं और उसका उनको फायदा मिल रहा है, तो ना आपको नौकरी मिल रही है। देश का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो नौजवान है, युवा है, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज कर सकें, और पैसा नहीं होने की एक वजह है जिसके लिए अग्निवीर लाना पड़ा। मगर पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा आ रहा है, देश के लिए पैसा क्यों नहीं है? फिर आप देखते जाइए कितने काम रुके हुए हैं। तो इसके लिए यकीनन नौजवानों को, देश की जनता को समझाना पड़ेगा कि कैसे ये काम किया जा रहा है। सर, चुनाव से ठीक पहले, जैसे चुनाव आज घोषित हो रहा है, बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं। एक घटना आपके शहर हैदराबाद में कल शाम को घटी। पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी को ईडी ने गिरफ्तार करके ईडी ले गई और बीआरएस की तरफ से और पूर्व मंत्री केटीआर की तरफ से भी कई ऑब्जेक्शन किए गए। आपका क्या? नहीं, टीआरएस का वर्जन ये है कि उनका अरेस्ट गलत है और अभी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो देखते हैं कोर्ट क्या फैसला करेगा। मेरी नेक तमन्नाएं उनके लीडर के साथ है। नहीं, जो ईडी का जो रुख देखा जा रहा है इंटायर इंडिया, सब तमाम विरोधी पार्टियां, जो बीजेपी की विरोधी पार्टियां हैं या केंद्र सरकार का जो विरोध कर रही हैं, वो ये कह रही हैं कि
ये सब जो सेंट्रल एजेंसी है ये फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रही है बीजेपी की, आपका क्या कहना है? पूरा देश देख रहा है, मैं भी देख रहा हूं, आप भी देख रहे हैं, तो नई बात क्या है, हो रहा है ये। आप उनको चर्चा करके बुलाएं। हाँ? Successive terms you have represented Hyderabad. Now the BJP has brought in a political debutant who is accusing that you did not allow the jobs to come to the youth of Hyderabad. You did not allow the development of Hyderabad. I would like you to react to that. Well, every party has to contest the election, and there is nothing surprising in what BJP is saying. The only shocking part is that Mr. Narendra Modi had promised that he will give 2 crore jobs a year. Has that been fulfilled? Mr. Narendra Modi talks about making India the 3rd largest economy, but can Mr. Modi say what is the per capita income? Where are we at per capita income? At 150 number. So this is the important point. These are very important points. And thirdly, Mr. Narendra Modi's government has not been able to stop the PLA from occupying 2,000 square kilometers of our land. Out of 55 patrolling points, we have lost round about 15. This was said by the present SP of that area. So, and these are the inflation is an issue. Why is it that before elections petrol and diesel prices kind of decrease? Why didn't you decrease it, let us say, 3 months before, 4 months before? And it proves my point that this nation requires elections every 6 months. This nation does not require one nation, one election. This will make any government dictatorial, which they are, and it will violate federalism, which is part of the basic structure of our constitution. There's a political novice who's been now fielded by the BJP against you. How can I control it? You know, how can I pick and choose? No one can pick and choose their opponents. Whoever is a candidate, we have to contest against them. That's it. It's going to be the same for everyone. Sir, you have extended a hand. Huh? You have extended a hand of friendship to the Congress government here, to the Chief Minister here as well. Are you hoping that their help will also be required for you to fight this election in Hyderabad in terms of the kind of candidate that they put up here? As a candidate, I require help from everyone, including from you. You know, from people, every voter, I require help. Then only, any party or candidate can win. How can I say that I will not take help from him or not take help from him? And why would I not welcome help from anyone? And that means that the voters which are there, my primary importance is the Hyderabad voters, which hopefully I'll be contesting. So one cannot say, oh, I will not take that help. So everything has to be taken. सर, कल आपने बयान दिया कि डिविजिव फोर्सेस के खिलाफ हमको काम करना पड़ेगा, मुख्यमंत्री के साथ आपने गले मिले कल, और इस पर क्या कहेंगे सर? क्या नहीं, गले मिलना गुनाह है क्या? हरे रंग में सफेद भी जोड़ना है। हाँ? हरे रंग के ऊपर सफेद अरे भाई, तिरंगे में हरा भी है, सफेद भी है, सैफरन भी है। अरे नहीं, नेशनल फ्लैग में सब रंग है। आप लोग देख ही नहीं रहे नेशनल फ्लैग को। अच्छा, मेरे को हरे से क्यों जोड़ रहे आप? ये बोलिए आप। मैं तो सफेद शेरवानी पहना हुआ हूं। हरे से जोड़ना क्या मतलब है? मुसलमान है तो हरा, अरे भाई, अब ऐसा होगा तो क्या तरबूजा मेरा है, खरबूजा आपका है क्या? संतरा आपका नहीं? सर, कांग्रेस के साथ आप जो है अभी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस के रेवंत रेड्डी के साथ काफी स्टेज शेयर देखिए, कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि पहले आपकी दोस्ती बीआरएस के साथ थी, अब कांग्रेस के साथ आपकी दोस्ती। देखिए, एक बात सुनिए, तेलंगाना को मजबूत करने के लिए, तेलंगाना में अमन को बरकरार रखने के लिए, तेलंगाना में फाशिस्ट और कम्युनल फोर्सेस को रोकने के लिए ये हमारी एक अखलाकी जिम्मेदारी है, नंबर 1। और हम पिछले 10 साल से भी करते आए, अभी भी हमको करना है। इसलिए हैदराबाद हो या तेलंगाना, वहां पर कम्युनल राइट्स ये सब चीजें नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि मैं उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने आकर मेट्रो के जो एक लाइन बची हुई थी हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में, काम हो गया हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी मेट्रो का, मगर एक लाइन जो बची हुई थी जुबली बस स्टैंड से फलकनुमा का, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन डाला। और दूसरा, उन्होंने मिरालम के पास एक ब्रिज का भी उन्होंने मंजूरी दी। तीसरा, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में
रोड वाइडनिंग के लिए उन्होंने 200 करोड़ रुपए दिए, मैं उनका शुक्रिया अदा किया। तो इसमें बुरी बात क्या है? डेवलपमेंट होना चाहिए ना तेलंगाना में, हैदराबाद में, तो इसमें बुरा क्या है? देखिए हाँ, अभी हाथ के हाथ के साथ आपका हाथ है, पहले आरोप लगता था कार के स्टीयरिंग आपके हाथ में। वो आप लोग बोलते थे अब आप अमित शाह की जबान में बोल रहे हैं। मैंने आरोप प्रति आरोप तो चलते रहता है ना। इलेक्शन है, तेलंगाना की आवाम ने उनको सत्ता दी है तो हमको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, और हमको हैदराबाद को आगे लेके जाना है। तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। सर आप बीआरएस के साथ है, आप क्या कांग्रेस के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, कैसे समझे? पहले आप बीआरएस के साथ आपकी दोस्ती का हाथ था। देखिए, Or is it about the bigger danger of BJP that you want to keep out so you can join hands? देखिए आगे तो बढ़ना है, पीछे तो हटना नहीं। आगे तो बढ़ना है, पीछे कहाँ हटेंगे? पीछे हटने का नाम असदुद्दीन ओवैसी है ही नहीं। आगे किसके साथ अरे आगे बढ़ना है ना। आगे बढ़ेंगे ही तो हर पॉलिटिकल पार्टी आगे बढ़ती है ना। किसके साथ? अरे आगे बढ़ेंगे भाई, किसके साथ बोलते? हम में काबिलियत है, हम खुद आगे बढ़ रहे हैं। यहां तक हमारा जो सियासी सफर रहा है और आगे भी रहेगा, तो उसमें हमारी कोशिशें रही, मेहनत रही, लोगों का साथ रहा, और रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। कितने सीट आप अब तक, क्योंकि अभी चुनाव के डेट डिक्लेयर हो रहे हैं, तो आपने भी सोचा होगा कि देखिए स्टेट में देखिए औरंगाबाद से इंशाल्लाह इम्तियाज जलील साहब लड़ेंगे, किशनगंज से अख्तरुल ईमान साहब जो हमारे बिहार के अध्यक्ष लड़ेंगे, हैदराबाद से इंशाल्लाह पार्टी असदुद्दीन ओवैसी को टिकट देगी। इससे हटकर भी बिहार, यूपी, महाराष्ट्र में हमारे वहां के पार्टी प्रेसिडेंट्स डिसाइड कर रहे हैं। वही बताएंगे आपको, देखेंगे। अच्छा सर, आपकी अपोनेंट हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में काफी घूम रही हैं, बीजेपी से उनको टिकट मिला है, उनका सीधे सीधे आप पे आरोप है कि आपने ओल्ड सिटी को जानबूझ के पिछड़ा रखा, डेवलपमेंट नहीं किया, यूथ बेरोजगार हैं, ये सारे आरोप वो लगाती चल रही हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम रही हैं। नहीं, देखिए पॉलिटिकल पार्टी के अपोनेंट है, अब जाहिर है अचानक इलेक्शन से पहले आ गए तो कुछ बोलना पड़ता है, तो बोलिए, कोई बात नहीं। आरटीआई डालिए, आरटीआई से मालूम हो जाएगा आपको कितने डेवलपमेंट के काम हुए नहीं हुए। बुनियादी सवाल ये मुल्क जानना चाहता है कि 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारत के जो युवाओं का जो डेमोग्राफी डिविडेंड पूरे विश्व में हमारे पास है, उनका मुकद्दर बेरोजगारी क्यों बना दिया? देश ये जानना चाहता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में 6,000 करोड़ रुपए कैसे बीजेपी को मिले और इसका इस्तेमाल कैसे हुआ। देश ये जानना चाहता है कि जिन्होंने आपको दिया है, आपने उनको क्या क्या नहीं दे दिया है। हाँ, आपने एक बॉन्ड उनको दिया तो आपने उन पर एक बार नहीं कई चीजें उन पर वार दी आपने। तो ये देश जानना चाहता है कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर 56 इंच का सीना रखने वाले प्रधानमंत्री चीन को क्यों छोड़ दिए जमीन, वो या बताना पड़ेगा उनको। भाई बीजेपी के पास जो 6,000 करोड़ रुपए आए हैं, वो तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का पूरा बजट है, मालूम आपको? 6,000 करोड़ बीजेपी के पास है और देश के नौजवान की जेब फटी हुई है। 6,000 करोड़ बीजेपी के पास है, 1,500 करोड़ ममता के पास है, 1,100 करोड़ कांग्रेस के पास है, 1,000 करोड़ टीआरएस के पास है, डीएमके के पास है। देश के युवाओं के पास क्या है भाई? ये सवाल है। सर पश्चिम बंगाल लड़ेंगे सर? हाँ, पश्चिम बंगाल लड़ेंगे सर? अभी अरे आप सभी अभी दो कैसा होगा? ममता दीदी को चोट लगी है, उनको अरे भाई क्यों नहीं यार, किसी से पर्सनली हेट्रेड क्यों होगी? हम हमको हमारे बेस्ट विशेस उनको देते हैं और अल्लाह करे जल्द से जल्द सेहतमंद हो जाए। Sir, do you think the India alliance stands a strong chance against Narendra Modi? Locally, you are the strongest. I have said very clearly that Hyderabad, people of Hyderabad Parliament constituency and Telangana and people of Seemanchal
will vote against this unconstitutional religion-based law, discriminatory law, that is CAA. That is what I have stated. The rest, I am not part of that alliance, so I cannot speak on their behalf. Sir, but as somebody with national ambition, you are I contesting don't in know other that- states as well. As somebody with national ambition who is contesting in other states, what is your view? What do you think about the India alliance? You don't have to. No, I see. Don't reduce me to the level of some political analyst who has no work to do, who sits every day at the TV channels and gets something in return. I cannot stoop down to that level. I can only speak on behalf of my political party, which I have told you just now. As far as other alliances are concerned, they have more qualified people than me, and they can answer your question in a very well way, in a very good way. Is your party open to India alliance if they approach us? अरे भाई, आप मेरे दरवाजे में दारुसलाम में आ गए। दारुसलाम में दरवाजे है ही नहीं। ओपन ग्राउंड में मेरा दफ्तर है। स्वागत करते हैं सर। अरे इम्तियाज जलील ने तो एक नहीं 2 मरतबा बोला महाराष्ट्र में। अख्तरुल ईमान बोले किशनगंज में, वो आप और क्या बोलेंगे? सर, अब सीए को एनआरसी और एनपीआर के थ्रू जोड़ने की बात कर रहे जी। हैं, लेकिन अभी हाल ही में अमित शाह ने जो इंटरव्यू दिया था वहां पे उन्होंने कहा था कि देयर इज नो प्रोविजन फॉर एनआरसी इन दिस लॉ एंड दिस लॉ विल नॉट टेक अवे एनीवन्स सिटीजनशिप। देखिए कितना झूठ बोलते हैं। अरे झूठ की भी तो कोई हद होनी चाहिए मेरे भाई। ये सिटीजनशिप एक्ट में बन रहा है ना। एनपीआर एनआरसी भी सिटीजनशिप एक्ट का है। आप रिलीजन के ऊपर सिटीजनशिप दे रहे तो रिलीजन के ऊपर छीन नहीं सकते क्या आप? क्या अमित शाह ने लोकसभा में मेरा नाम लेकर नहीं कहा था कि ओवैसी जी एनपीआर होगा, एनआरसी होगा? नंबर 1। हाँ, वो बोलते हैं कि इसका हिस्सा नहीं है। पार्लियामेंट में बोला गया, आपके टीवी चैनलों पर आकर वो बोले। आसाम में 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए जो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड। एनआरसी हुआ, 1600 करोड़ रुपए खर्चा किए गए, 50 लोगों ने सुसाइड किया। उसके बाद जब 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए, जिसमें से करीब 17 लाख नॉन मुस्लिम लोगों के नाम है, उसको आसाम के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम उनको CAA के तहत सिटीजनशिप दे देंगे। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा इस बात को। वो जो 1 लाख 1.25 लाख मुसलमान है, वो क्या करेंगे? सर, 7 चरणों में चुनाव की बात हो रही है। अभी नहीं मालूम आशिफ को, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं मालूम। मेरे को देखने दो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में इंटरव्यू में अच्छा सर, हाँ? आपका सीधा सवाल क्या रहेगा सर? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरव्यू को फेस करने वाले हैं इंडिया को? किससे फेस करने वाले? अरे आपके चैनल पे जा रहे, मेरे चैनल पे आ रहे क्या? आप, मैं एंकर हूँ। अरे मैं एंकर हूँ, मैं एंकर हूँ। अरे क्या छोड़ो यार, मैं एंकर हूँ क्या थोड़ी? एमआईएम 3 सीटों से आगे बढ़ के अरे मैं आपको बोल दिया हूँ, आप भी बोला हूँ फिर। नहीं, अभी मैं तो कहा हूँ ना कि बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट इस पर फैसला लेंगे और आपको बताएंगे। सर, नोटिफिकेशन घोषणा हो चुकी है, आपकी पार्टी कितनी प्रिपेयर? आप वो प्रिपेयर, देखिए हम लोग चुनाव के लिए प्रिपेयर नहीं होते। हम लोग साल के 12 महीने, हफ्ते में 6 दिन हम बराबर जनता के दरमियान में रहते हैं, और यही हमारी तैयारी है। और इंशाल्लाह हमको उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छा हम लोग जहां जहां से सीट पे हमारे उम्मीदवार लड़ेंगे, हमको कामयाबी मिलेगी।